आज के इस वीडियो में हम डीएनए रेप्लिकेशन या हिंदी में हम उसे कहते हैं डीएनए प्रतिलिपिकरण, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें हम इस पूरे भाग को हम 3 पार्ट में डिवाइड करने जा रहे हैं। पहला भाग जो है जिसमें हम ये चर्चा करेंगे कि इस डीएनए प्रतिलिपिकरण में कौन कौन से एंजाइम्स भाग लेते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं कि डीएनए प्रतिलिपिकरण है क्या और इसमें कौन कौन से मुख्य एंजाइम हैं और उसके कार्य क्या हैं उनके। इस पे बहुत क्वेश्चंस आते भी हैं, तो आज हम इसी पे ही चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है। यदि हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले ये डिफाइन एक लाइन में हम कर सकते हैं कि कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए द्वारा स्वयं की कॉपी बनाने की प्रक्रिया। तो डीएनए द्वारा स्वयं की जो कॉपी बनाई जाती है उसे कहते हैं डीएनए प्रतिलिपिकरण। अब इसके 3 मुख्य विधियां हैं। पहली है कंजर्वेटिव या संरक्षी विधि, दूसरी है सेमी कंजर्वेटिव या अर्ध संरक्षी, और तीसरी जो है वो डिस्पर्सिव विधि है। अब इन तीनों विधियों को हम इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। कंजर्वेटिव या संरक्षी विधि हम उसे कहेंगे जिसमें पेरेंटल डीएनए जो है यदि वो रेप्लिकेट होता है तो दोनों ही पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड एक साथ जो है वो साथ साथ ही रहते हैं। पहले चक्र में देख लीजिए, फर्स्ट रेप्लिकेशन में पेरेंटल में जो दोनों एक ही कलर के हैं यानी दोनों सेम के सेम साथ रहे, और सेकंड रेप्लिकेशन में भी वो साथ ही साथ रहे, मतलब न्यूली सिंथेसाइज डीएनए के हैं जो उसके दोनों स्ट्रैंड जो है वो बिल्कुल नए होते हैं। तो पेरेंटल जो डीएनए स्ट्रैंड होते हैं वो अलग नहीं होते हैं, यानी संरक्षित रहते हैं, इसलिए इसको कहते हैं संरक्षी विधि। और दूसरी विधि जो है वो है सेमी कंजर्वेटिव या फिर अर्ध संरक्षी विधि, जो कि सर्वमान्य विधि है। और ये मेसल्सन व स्टॉल ने ई कोलाई पर, किस पे, ई कोलाई पर क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर के, और उसमें उन्होंने आइसोटोप यूज किया था, वो था N15 नाइट्रोजन 15 आइसोटोप यूज किया था, और इसको यूज करके उन्होंने बताया था कि सेमी कंजर्वेटिव विधि ही सर्वमान्य विधि है और इसी के रूप में सेल में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। यहाँ हम समझ सकते हैं इस डायग्राम से कि दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड जो है जब ये रेप्लिकेशन के पहले साइकिल में दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं, और इसके पूरक जो डीएनए नए डीएनए सिंथेसिस होता है वो नए डीएनए वाला वो हर एक स्ट्रैंड पे अलग अलग होता है, यानी आधा इधर चला गया आधा इधर चल गया। जब अगला साइकिल आएगा तो ये दोनों भी अलग अलग हो जाते हैं। इसका मतलब हर साइकिल में इसका 2 में से 1 स्ट्रैंड, यानी कि आधा स्ट्रैंड जो होता है पेरेंटल होता है और आधा जो है वो क्या होता है, नया डीएनए स्ट्रैंड होता है। और तीसरी जो है वो है डिस्पर्सिव। डिस्पर्सिव का मतलब ये हुआ कि हर स्ट्रैंड का कुछ कोई टुकड़े जो होते हैं वो फैले रहते हैं, डिस्पर्स रहते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा स्ट्रैंड जो है एक साथ जाकर के कंजर्व रहता है, ऐसा नहीं होता है, और हर चक्र के अंदर अलग अलग रहते हैं, इसलिए इसे कहते हैं डिस्पर्सिव मेथड। अब हम देखते हैं सबसे जो इस टॉपिक का मुख्य भाग है कि डीएनए प्रतिलिपिकरण में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जो भाग लेते हैं। तो जल्दी से इस पे हम देख लेते हैं कि एक तो डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, चाहे वो सर्कुलर हो या लीनियर हो। दूसरे हैं इसमें डाइन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, यानी कि न्यूक्लियोटाइड के बगैर तो डीएनए रेप्लिकेशन होता ही नहीं है, क्योंकि नया जो डीएनए स्ट्रैंड होगा बनेगा तो न्यूक्लियोटाइड से बनेगा, तो नए न्यूक्लियोटाइड आएंगे तब। साथ ही आरएनए प्राइमर जो होता है वो भी होता है। कुछ प्रोटीन्स होते हैं डीएनए ए, ठीक है, एसएसबी प्रोटीन है, ये एसएबी नहीं एसएसबी प्रोटीन है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ पे। और डीएनए सी प्रोटीन होते हैं। कुछ आयंस में इसमें मैग्नीशियम आयन होता है, और एटीपी के रूप में एनर्जी मोलिक्यूल होता है, और एंजाइम्स जो होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। अब आते हैं हम एंजाइम्स पे। एंजाइम्स में कौन कौन से एंजाइम्स है? डीएनए पॉलीमरेजेस आगे देखेंगे कितने टाइप्स है। टोपोआइसोमरेजेस एंजाइम, डीएनए हेलिकेज, डीएनए प्राइमेज, डीएनए लाइगेज, और इसमें टीलोमेरेज एंजाइम। अब हम बात करते हैं सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की। डीएनए पॉलीमरेजेस होते हैं बहुत टाइप के होते हैं। टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड, अच्छा टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड होता है
जिसके ऊपर जो है उसके जिसके अगेंस्ट नए न्यूक्लियोटाइड जो है नया स्ट्रैंड सिंथेसिस होता है। ठीक है, जो पेरेंटल डीएनए होता है वो टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड होता है और उसके अगेंस्ट जो होता है नया कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड बनता है। तो इसकी विपरीत पूरक न्यूक्लियोटाइड जोड़ करके नए डीएनए का सिंथेसिस करना, ये डीएनए पॉलीमरेज का काम होता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में 3 और यूकैरियोटिक कोशिका में 5 प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं। अब इस टेबल में हम देख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेजेस कौन कौन से हैं। ध्यान से देखिएगा, हम तीनों, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इनमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में 3 प्रकार के डीएनए पॉलीमरेजेस होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, ध्यान रखना, डीएनए पॉलीमरेज 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आपको ध्यान रखना है कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो कॉर्नबर्ग एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसको कॉर्नबर्ग ने डिस्कवर किया था। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है ये भी टॉम कॉर्नबर्ग और गेफ्टर ने इसको डिस्कवर किया था। और ये भी ध्यान रखना है कि डीएनए पॉलीमरेज की जो एक्टिविटी है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, कि तीनों ही एंजाइम जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की पॉलीमराइजेशन की 5 to 3 एंड की एक्टिविटी तीनों के अंदर पाई जाती है। यस यस यस। और एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी 3 to 5 ये भी तीनों में होती है। ये 5 to 3 और 3 to 5 जो है वो एंड्स होते हैं इसके, कि 5 से तीसरे एंड की तरफ जाना और 3 से 5वें एंड की तरफ। तो ये हमें बिल्कुल क्लियर रखना दिमाग में कि चाहे रेप्लिकेशन हो, चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो, चाहे ट्रांसलेशन हो, तीनों ही 5 to 3 डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, 3 to 5 की डायरेक्शन कुछ भी नहीं होता। लेकिन एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी का मतलब ये हुआ एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम की तरह काम करना। अब ये 5 to 3 यानी कि एक्सोन्यूक्लियस में एक एक न्यूक्लियोटाइड को हटाया जाता है। ठीक है, तो वो प्रूफ रीडिंग के दौरान होता है। तो 5 to 3 डायरेक्शन में तीनों काम करते हैं, और 3 to 5 डायरेक्शन में तीनों काम करते हैं, और 5 to 3 डायरेक्शन में केवल एक ही एंजाइम जो कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है वही काम करता है ना। तो ये तीनों का मोलिकुलर वेट भी सामने दे रखा है। तो ये डिफरेंस जो है तीनों में पाया जाता है। ये है प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेजेस। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज की। टेबल बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर 5 प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा, एप्सिलॉन और गामा। ध्यान रहे 5 to 3 पॉलीमराइजेशन का काम जो है वो 5 ही एंजाइम करते हैं, लेकिन एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो है वो बीटा को छोड़ करके, बीटा और इस पे अल्फ़ा को छोड़ करके बाकी तीनों करती है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि यहाँ पर जो प्राइमेज जो होता है वो किस एंजाइम से अटैच रहता है, वो अल्फ़ा के साथ, डेल्टा के साथ, दोनों के साथ अटैच रहता है, क्योंकि ये दोनों ही एंजाइम जो है न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और इन दोनों की एक्टिविटी जो है वो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के इक्वल होती है, यानी कि रेप्लिकेशन का काम करते हैं, है ना। तो जो जैसे डीएनए पॉलीमरेज सेकंड जो रिपेयरिंग का काम करता है, वैसे ये भी बीटा जो है डीएनए पॉलीमरेज ये भी डीएनए रिपेयरिंग का काम करता है। और माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए रेप्लिकेशन का काम जो है वो गामा करता है। तो ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, कि डीएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है इसमें पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें डीएनए पॉलीमरेज की स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ये हमारे एक हाथ की तरह होती है। ऊपर देखिए यहाँ पर ये जो 4 ग्रीन कलर में दिख रहे हैं, इसको उंगलियां समझ लीजिए। जैसे हम अंगूठे को कैसे ऐसे पकड़ के बैठ जाए हैं, तो उस तरीके से ये लगा हुआ है और बीच में ये डीएनए का स्ट्रैंड है। और ये जो रेड कलर में, इसको आप थंब समझिए। तो यहाँ पे देखिए इसको थंब भी कहा गया है, ये थंब डोमेन। ये थंब डोमेन वो है जो होल्ड करता है, होल्ड द आरएनए प्राइमर, ठीक है ना, ऐसे थंब की तरह। और ये जो 4 उंगलियां हैं ये फिंगर डोमेन कहलाती है, ठीक है, जो कि सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को हैंडल करके रखता है। तो अब यहाँ पे बीच में जो जैसे हथेली होती है, तो यहाँ पे देखिए आप ये लिखा हुआ पाम डोमेन, ठीक है। ये पोर्शन जो होता है जहाँ पर कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, यानी कि यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड आकर के जुड़ते हैं। आप देखिए यहाँ पर नए न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ते हैं, जो कि यहाँ पर पाम यानी हथेली का जो डोमेन जो पाम डोमेन कहते हैं। तो 3 मेन डोमेन हो गए जो इसमें, जो कि हमारे अंगूठे एक पूरा जो हमारी मुट्ठी होती है उसके हाथ में
उसकी तरह है कि इसमें जहाँ उंगलियां होती हैं उसे फिंगर डोमेन, जो अंगूठा होता है थंब डोमेन, और एक होता है पाम डोमेन। तीनों का फंक्शन भी हमने देख लिया। एक जो है वो नीचे है एक्सोन्यूक्लियस डोमेन, जो है वो नीचे का पोर्शन जो होता है वहाँ पे होता है जहाँ पर एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, यानी प्रूफ रीडिंग का काम भी जो है यहाँ पर होता है। तो अब ये जो है स्ट्रक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसको हमें ध्यान से देखना और समझना है। अब अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है वो है टोपो आइसोमेरेजेज एंजाइम। तो डीएनए को उसके टोपोलॉजिकल फॉर्म से एक से दूसरे में परिवर्तन करने का काम जो है वो ये टोपोलॉजिकल एंजाइम करता है। ठीक है, डीएनए को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, यानी कि मॉर्फोलॉजिकल, जब डीएनए जो होता है अधिक बाइंड होता है, सुपर कोइल्ड होता है, उसको उसकी कोइलिंग खोलने का काम जो है वो टोपो आइसोमेरेजेज एंजाइम करते हैं। अब दो प्रकार के हैं, टोपो आइसोमेरेज फर्स्ट और टोपो आइसोमेरेज सेकेंड। अब फर्स्ट जो होता है इसका काम ये है कि ये नेगेटिव सुपर कोइल्ड डीएनए को रिलैक्स डीएनए में ले आता है, परिवर्तन करता है। ठीक है, तो उसके साथ में इसका कैटेनेशन या डीकैटेनेशन की क्रिया को का कार्य करता है। तो ये जो है इसको अपन यूँ समझ सकते हैं कि एक हाईली सुपर कोइल्ड डीएनए जो होता है, जैसे रस्सी होती है, इसके अंदर और ज़्यादा यदि हम उसमें बल लगा का प्रयोग करते हैं तो वो रस्सी आपस में लिपट जाती है। ये एक तरह से सुपर कोइलिंग होती है। रस्सी ऑलरेडी लिपटी हुई रहती है तो इसका मतलब डबल स्ट्रैंड डीएनए, आप उसको और ज़्यादा इसमें लपेटते जाओगे, बल प्रयोग करोगे तो और ज़्यादा उसमें जो है कोइलिंग आ जाती है। तो डीएनए, ये टोपो आइसोमेरेज फर्स्ट का काम होता है कि नेगेटिव को रिलैक्स्ड फॉर्म में, रिलैक्स का मतलब ये हुआ कि वो डबल स्ट्रैंड डीएनए तो होता है लेकिन वो इस फॉर्म में होता है। ये डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये डबल स्ट्रैंड है लेकिन रिलैक्स फॉर्म में। लेकिन हाईली सुपर कोइल्ड का मतलब ये है कि वो डबल स्ट्रैंड तो है ही है लेकिन उसके अंदर भी और ज़्यादा कोइलिंग आ जाती है। ठीक है, वो इस प्रकार से आपको कोइलिंग नज़र आती है। ये सुपर कोइलिंग होती है, ये डबल स्ट्रैंड डीएनए की बात कर रहे हैं हम। ठीक है ना, ये से डबल स्ट्रैंड है और इसके अंदर हाईली सुपर कोइलिंग डी, तो उसको इस फॉर्म में, रिलैक्स्ड फॉर्म में लाने का काम जो है वो ये टोपो आइसोमेरेज करता है। और टोपो आइसोमेरेज सेकंड जो होता है वो डीएनए अनवाइंडिंग का काम करता है, डीएनए की कोइलिंग को खोलने का काम करता है। इस डायग्राम से हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि नेगेटिव सुपर कोइलिंग जो होती है उसे हम किसे कहेंगे और पॉजिटिव किसे कहेंगे। यदि रिलैक्स्ड डबल स्ट्रैंड डीएनए जो होता है उसमें एंटी क्लॉकवाइज कोइलिंग जो होती है, यानी कि 360 डिग्री टर्न डिक्रीज करने का काम। ठीक है, 360 डिग्री में टर्न को कम घटाने का काम, यदि घटाने का काम होता है नेगेटिव सुपर कोइलिंग कहलाता है, और यदि हम उस टर्न को इंक्रीज करते हैं तो पॉजिटिव सुपर कोइलिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये रिलैक्स में यहाँ हम कह सकते हैं कि रिलैक्स डीएनए से एंटी क्लॉकवाइज कोइलिंग होती है तो वो नेगेटिव सुपर कोइलिंग, और यदि रिलैक्स डीएनए से हम क्लॉकवाइज कोइलिंग करते हैं तो पॉजिटिव सुपर कोइलिंग कहलाती है। इस डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं, ये देखिए आप यहाँ पर ये जो है वो नेगेटिव का बता या पॉजिटिव कोइलिंग बता रहा है। ये देखिए अभी यहाँ पे ये पॉजिटिव कोइलिंग को शो कर रहा है और ये नेगेटिव कोइलिंग को शो कर रहा है। ठीक है, ये बीच में रिलैक्स डीएनए है। तो कैसे ये जो है पॉजिटिव जिसमें क्लॉकवाइज कोइलिंग हो रही है, ऊपर देखिए क्लॉकवाइज कोइलिंग हो रही है यहाँ पे, तो क्लॉकवाइज हो रही है तो यहाँ पर ये इंक्रीज करता है टर्न को और ये टर्न को घटाने का काम करता है। तो ये जो है नेगेटिव और पॉजिटिव सुपर कोइलिंग है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डीएनए हेलिकेज एंजाइम। ये एंजाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी आते हैं इस पे कि डबल स्ट्रैंड डीएनए के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन बॉन्ड को विघटित कर डीनेचुरेशन का कार्य करने का काम जो है वो डीएनए हेलिकेज करता है। हम जानते हैं कि डबल स्ट्रैंड डीएनए के बीच में दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं वो एक दूसरे के पूरक होते हैं और इनके नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होते हैं। इन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम जो है वो डीएनए हेलिकेज करता है, और यह आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये हेलिकेज एंजाइम है, ये यहाँ पे ग्रीन कलर का, और ये इस डायरेक्शन में 5 to 3 डायरेक्शन में मूव करता है। तो इस डायरेक्शन में आप देखिए कि सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पर जुड़ता है और एटीपी इसमें काम आता है जो कि बॉन्ड को इसमें तोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर ये जो बीच में फोर्क बनती है इसे रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं। ये जो बीच में बन रही है ये यहाँ पे ये जो हम देख रहे हैं ये रेप्लिकेशन फोर्क कहलाती है। और यहाँ पर एक डायरेक्शन में एक ये है और दूसरी डायरेक्शन जो दूसरा है ये आधा पोर्शन बता हुआ है, अगला पोर्शन जो है उसमें ये हेलिकेज एंजाइम दोनों जो होते हैं 5 to 3 और 3 to 5 डायरेक्शन में गति करते हैं। अब दूसरा अगला एंजाइम है वो है डीएनए प्राइमेज। अच्छा, हेलिकेज के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता तो सीधा सा आंसर है कि वो डबल स्ट्रैंड डीएनए के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने का या विघटित करने का काम करते हैं। अब है डीएनए प्राइमेज।
डीएनए प्राइमेज का मुख्य काम ये होता है कि वो हेलिकेज के साथ जुड़ करके डीएनए को डीनेचर करने का काम करता है। तो प्राइमेज का काम ये होता है, एक तो कि हेलिकेज के साथ जुड़ जाता है और डीएनए को डीनेचुरेशन करना, और सबसे इम्पोर्टेंट है वो आरएनए प्राइमर का निर्माण करना। आरएनए प्राइमर जो होता है वो एक्चुअल में आरएनए का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जो कि सबसे पहले उस टेम्पलेट डीएनए के थर्ड एंड पे जा करके अटैच हो जाता है। तो वो यहाँ पर देखिए, ये इस डायग्राम में यहाँ यदि कॉन्सेंट्रेट करेंगे आप, तो यहाँ पे 5 to 3 डायरेक्शन में ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है यहाँ पे मूव करेगा। तो उससे पहले प्राइमेज एंजाइम यहाँ पर आकर के अटैच होता है, और इस प्राइमेज ने क्या किया, यहाँ पर आरएनए प्राइमर बना दिया। तो 5 to 3 डायरेक्शन में यहाँ पे एक छोटा सा आरएनए प्राइमर का टुकड़ा जुड़ा हुआ है। अब इस जगह पर आकर के ये डीएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज को जुड़ने के लिए 3 एंड पे हाइड्रोक्सिल आयन होना जरूरी है। वो 3 एंड उपलब्ध करवाता है आरएनए प्राइमर, और प्राइमर को बनाने के लिए चाहिए प्राइमेज, और ये प्राइमेज एंजाइम प्राइमर बनाना और इसको अटैच करने का काम करता है। तब जाके डीएनए पॉलीमरेज इस पे जुड़ पाता है, और ये आगे जा करके यहाँ पे 5 to 3 डायरेक्शन में नया डीएनए का सिंथेसिस करता है। अब यहाँ पर प्राइमोसोम नाम वर्ड यूज किया जाता है। प्राइमोसोम उसे कहते हैं जिसमें हेलिकेज, प्रोटीन और डीएनए, ये तीनों मिलकर के प्राइमोसोम का निर्माण करते हैं। तो यहाँ हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हेलिकेज भी जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये डीएनए पॉलीमरेज भी जुड़ा हुआ है, डीएनए भी है, ये पूरा प्राइमोसोम कहलाता है। ठीक है ना। तो ये डीएनए प्राइमेज का काम है। अब जो है नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एंजाइम है वो है डीएनए लाइगेज। हम इस एंजाइम के बारे में समझ सकते हैं, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है लाइगेज के बारे में। डीएनए लाइगेज का मुख्य काम है कि डीएनए खंडों को आपस में जोड़ना। तो डीएनए खंडों को जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज काम करता है। अब ये डीएनए खंड कहाँ बनते हैं, तो रेप्लिकेशन के दौरान क्या होता है, 2 स्ट्रैंड डीएनए के होते हैं, पेरेंटल डीएनए। एक स्ट्रैंड जिस पर लगातार डीएनए का सिंथेसिस होता रहता है, ये तो कहलाता है लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, इसमें डीएनए स्ट्रैंड रेगुलर बन रहा है। और दूसरा जो स्ट्रैंड ये ऑपोजिट, ये दूसरा वाला है, इस पे 5 to 3 डायरेक्शन के अंदर छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ डीएनए खंड बनते हैं। जैसे ये बन गया, यहाँ बन गया, यहाँ बन रहा है। ये जो टुकड़े होते हैं इसे कहते हैं ओकाजाकी खंड। ओकाजाकी साइंटिस्ट ने इसको खोजा था। इन टुकड़ों को, इस पे प्राइमर भी जुड़े रहते हैं। देखिए एक एक प्राइमर, ये सारे प्राइमर। तो बाद में ये प्राइमर जो होते हैं ये हट जाते हैं, इनको विघटित कर दिया जाता है एंजाइम्स के द्वारा। तो उस जगह पे खाली जगह को आपस में भरने के बाद में इनको आपस में सील पैक करने का, सारे को जोड़ करके सिंगल पूरा स्ट्रैंड बनाने का काम जो है वो डीएनए लाइगेज करता है। अब इसमें लास्ट में आ रहा है टीलोमेरेज एंजाइम। टीलो यानी एंड, सिरे पे। तो टीलोमेरेज यानी कि डीएनए, डबल स्ट्रैंड डीएनए के जो सिरे होते हैं, ये सिरे यहाँ पर एक जो स्ट्रैंड होता है वो काफ़ी आगे बढ़ा हुआ होता है, और इन सिरों पर एक विशिष्ट जो है सीक्वेंस पाई जाती है, और ये रिपीटिटिव सीक्वेंस होती है, बार बार रिपीट होती है और हाईली रिपीट होती है, लाखों बार रिपीट होती है। और ये स्पेसिफिक सीक्वेंस गुणसूत्र के दोनों सिरों पर उपस्थित होती है, इसलिए इसको वो कहते हैं, वो टीलोमेरिक सीक्वेंस बोला जाता है। तो ये जो टीलोमेरिक सीक्वेंसेज होती है, इनका रेप्लिकेशन डीएनए पॉलीमरेज नहीं कर सकता। इनका रेप्लिकेशन जो है वो स्पेसिफिक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं टीलोमेरेज, वही करता है। इसकी खोज ब्लैकबर्न और ग्रेडर ने की थी। इसका काम होता है कि गुणसूत्र के सिरों पर अंतःखंड, यानी कि जो एंड जो होते हैं, वो अंतःखंड पुनरावृत्ति करके लंबाई बनाए रखना, यानी कि इन एंड्स की लेंथ को ये बनाए रखने के लिए, जेनेटिक लॉस नहीं हो, बनाए रखने के लिए ये टीलोमेरेज एंजाइम इस एंड पर रेप्लिकेशन का काम करता है। यदि ये नहीं होगा तो हर बार रेप्लिकेशन के साइकिल के दौरान एक स्ट्रैंड जो है वो धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, तो वो जेनेटिक लॉस हो जाता है। उस कारण से यहाँ पर स्पेसिफिक एंजाइम जो होता है टीलोमेरेज, वही काम करता है। ये प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बना होता है। प्रोटीन और आरएनए के अलावा इसमें कुछ भी नहीं होता। और आरएनए जो होता है उसकी सीक्वेंस इसके 3 एंड के ऊपर जो सीक्वेंस होती है उसकी कॉम्प्लीमेंट होती है ना। तो यहाँ पर टीलोमेरेज एंजाइम थर्ड एंड के ऊपर जा करके 2-3 न्यूक्लियोटाइड के वहाँ पर अटैच हो जाती है, और उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट्री या नए नए न्यूक्लियोटाइड अटैच होते रहते हैं। फिर ये आगे खिसकता रहता है। इस प्रकार 3 एंड को ये बहुत लेंदी लंबा कर देता है। ठीक है, और इसके सामने जब लंबा हो जाता है तो यहाँ पर एक प्राइमर अटैच हो जाता है, और प्राइमर के बाद में डीएनए रेप्लिकेशन आकर के इस एंड की पूर्ति कर देता है। तो ये आगे चैप्टर आएगा उसमें टीलोमेरेज एंजाइम पे, उस पर अलग से चर्चा की जाएगी। तो इस प्रकार टीलोमेरेज एंजाइम का काम होता है कि गुणसूत्र
जो होते हैं उनके दोनों सिरों पर उपस्थित विशिष्ट टेलोमेरिक सीक्वेंस जो होती है उस सीक्वेंस को मेंटेन रखता है, उसको बनाए रखने के लिए वहाँ पर रेप्लिकेशन का काम करता है, वो टेलोमेरेज एंजाइम करता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये मुख्य मुख्य एंजाइम थे जो कि हमने आज चर्चा की इस पहले पार्ट में। आगे के पार्ट में हम प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन को अलग से पढ़ेंगे और यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन को अलग से पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।